हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ललित। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू हैव अपोलोजाइज कि हम क्लास नहीं ले पाए कुछ कारणों से। देयर वर सम मेजर रीजंस सो दैट आई कुड नॉट अटेंड द क्लासेस। नहीं लगा पाया मैं, लेकिन जहाँ तक हमने समझ लिया था वो थी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हमने समझ लिया था, यहाँ तक हमने चीज़ों को समझ लिया है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के उपाय। और इन सिंपल वर्ड कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल है और वो एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ठीक, यानी कि व्हाट आई एम सेइंग इज RBI is totally responsible for the controlling of inflation in the market. So when there will be high inflation rate in the market, so RBI had appointed a committee which introduced by monetary policy committee. Monetary policy committee. This is the committee, monetary policy committee, and this is totally responsible for the controlling of inflation rate in the market. Okay, inflation rate in the market, ये टोटली इसको कंट्रोल करने के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। आज की इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो है ये मॉनेटरी पॉलिसी। हम देखने जा रहे हैं कि RBI किस तरह से मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। इसके माध्यम से ही RBI क्या करती है। क्या ये बोर्ड ठीक है? आई थिंक आई शुड चेंज इट राइट नाउ। ब्लैक शुड बी राइट। तो मुद्रास्फीति को रोकती है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और वो बनाती है एक मौद्रिक नीति। अब हमें समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। देखो, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की एक ऐसी नीति आप ये समझो, इन सिंपल वर्ड यू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक ऐसी नीति जो मुद्रा की तरलता, लिक्विडिटी ऑफ मनी को नियंत्रित करती है। यानी कि मान लो आपके पास बाजार में आपकी जेब में पैसा बहुत है। RBI बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर टू टेक ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम योर पॉकेट। यानी कि वो आपकी जेब से पैसे निकालती है। RBI कैसे निकालती है? वो एक नीति बना रही है, मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि एक ऐसी नीति, मौद्रिक नीति वह नीति होती है जो मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। यानी कि जो मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है, एक ऐसी नीति जो मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है, उस नीति को क्या कहते हैं? उस नीति को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या मेरी बात को समझ गए कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हो? उदाहरण के लिए मान लो ये है मार्केट। मार्केट में इस समय है बहुत ज़्यादा मनी। ठीक, मनी क्यों है? क्योंकि ये मानो कोई व्यक्ति है और ये मानो कल्लू है। इस कल्लू की तरह बहुत सारे कल्लुओं में
कि जेब में पैसे बहुत ज़्यादा है, पैसे अधिक होने के कारण उनकी जेब में, यानी कि ये है मुद्रा, है ना, मुद्रा की तरलता है। जब पैसे अधिक है तो इस पैसे के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही है। देखो इस क्लास को वही अच्छे से समझ पाएगा जिसने पिछली 3-4 क्लासेस देखी हुई है, और वहाँ पर हमने इतने डेप्थ में इन्फ्लेशन को पढ़ा है, डिस्कस किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने उन क्लासेस को देखा है, क्योंकि उन क्लासेस को देखे बगैर यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दैट वॉट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू वन थिंग, दैट प्लीज़ वॉच द लेक्चर इन दिस यूट्यूब चैनल फ्रॉम द लेक्चर फर्स्ट। जैसे यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2 प्लेलिस्ट है, एक ज्योग्राफी की, दूसरी इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी विद ललित, जीरो टू हीरो, ऐसे करके मैंने बनाई है प्लेलिस्ट। उसमें जाइए, उसमें जाकर देखिए कि इन्फ्लेशन कैसे हमने पढ़ा है, कितना व्यवहारिक उदाहरणों को देकर, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देकर चीज़ों को सरल बनाया हो, सो दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। यूपीएससी को क्लियर करें, यूपीएससी प्रीलिम्स में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको क्लियर कर पाएँ। उसी तरह का पढ़ाया गया है, मेंस में कैसे आता है उसी तरह का ही पढ़ाया गया है, बस आपको ध्यान से वो चीज़ें पढ़नी है ना। तो मैंने क्या कहा, अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो बाज़ार में इन्फ्लेशन के रेट को बढ़ा रहा है, और बाज़ार में इन्फ्लेशन के रेट को प्रभावित कर रहा है। और जब आपकी जेब में पैसे हैं, इसका मतलब आपकी तरह बहुत सारे लोगों की जेब में पैसे हैं, और लोगों की जेब में पैसे होने का मतलब क्या है, लोगों के पास मुद्रा की तरलता अधिक है। मुद्रा की क्या है, लिक्विडिटी ऑफ मनी अधिक है। और इसी तरलता को नियंत्रित करने के लिए, कि मान लो आपकी जेब में पैसे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो पैसे आपसे किस तरह से निकाले जाए। अगर आपकी जेब में पैसे कम हैं तो आपको किस तरह से प्रोवाइड किया जाए, ठीक। अगर मान लो बाज़ार में मुद्रास्फीति अधिक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि बाज़ार में लोगों की जेब में पैसा है। अब आरबीआई एक नीति बनाती है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और वो मॉनेटरी पॉलिसी किसके अधीन बनाई जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अधीन बनाई जाएगी। एक मौद्रिक नीति समिति होती है, उसके अधीन ही बनाई जाएगी। समझ गए आप कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या हुआ, ये तो हम समझ गए थे पहले ही। अब इस नीति को क्यों बनाया जाता है, देखो इस नीति के बनाने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे ये महंगाई को नियंत्रित करती है ना, महंगाई नियंत्रण। देखो जब महंगाई कब होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसी को समझ आएगा जिसने 2 क्लासेस, पिछले 2 नहीं बल्कि वो 4 क्लासेस है शायद, उनको ढंग से देखा हो। अगर वो नहीं देखी तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वॉट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ़ यू पिक अप माई एनी क्लासेस, कोई भी क्लास आप मेरी उठा के देखो, यू विल फाइंड वन थिंग, दैट इज एवरी क्लास एंड एवरी टॉपिक इज इंटरलिंकिंग, इज रिलेटेड विद द प्रीवियस लेक्चर। तो ये भी प्रीवियस लेक्चर को ही ध्यान में देखकर मैंने डिज़ाइन किया। तो महंगाई को नियंत्रित करेगा किस तरह से, अब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी, मौद्रिक नीति बनाएगी, अगर मान लो बाज़ार में बहुत ज़्यादा पैसा है तो किस तरह से उस पैसे को निकाला जाए ताकि ये महंगाई जो बढ़ी हुई है इसको नियंत्रित किया जाए। इस महंगाई के नियंत्रण के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। बाजार में विनिमय दर को कम करना इसका काम है, विनिमय दर, ठीक, इसको कम करना। कुछ लोगों की आय में इसके कारण वृद्धि करना। आय में वृद्धि क्यों होगी, आप ये मानो आय में वृद्धि होगी रोजगार के कारण। अब मैं समझा रहा हूँ, एक एक अभी लिख देता हूँ मैं, ठीक। कुल मिलाकर मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है आर्थिक समृद्धि के लिए। अब मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, है ना। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और इस पे भी क्लास होगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है।
ये तीनों ही शब्द अलग अलग हैं, एक ही नहीं है ना। अब मैंने क्या कहा, जब बाजार में मुद्रास्फीति अधिक है उसके कारण उत्पादन में क्या होता है, मैंने पिछला सारा पढ़ा दिया है, बस मुझे मेरा मन नहीं कर रहा है बार बार उन चीज़ों को रिपीट करने का, क्योंकि उसमें हो जाएगा टाइम वेस्ट। मुद्रास्फीति के कारण लोगों के पास पैसा अधिक है, पैसा अधिक होने के कारण क्या हुआ, लोगों को लाभ हो रहा है। जैसे मान लो पहले आप 7 रुपये का एक समोसा बेचते थे, अब महंगाई के कारण वो समोसा 10 रुपये का बिक रहा है। 10 रुपये के बिकने के कारण अब आपका लाभ बढ़ रहा है और अब आप और उत्पादन करेंगे, जिसके कारण रोजगार में समृद्धि होगी। मैं एक ही शब्द यहाँ लिखूंगा और जिसने सारा पढ़ा होगा पीछे से लेकर अब तक वो उसको नोट कर पाएगा। लिखूँ एक शब्द, मैं एक दो ही शब्द लिखूंगा जिसके कारण आप पीछे की चीज़ों को देख पाए। इसका नाम है ये फिलिप्स वक्र। मैं एक ही शब्द को लिख रहा हूँ, जिसने पीछे क्लास पढ़ी है वो सारा इसको रिलेट कर लेगा, है ना। तो इस तरह से क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जिसका गठन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है। मुझे लगता है कि हमें पहले सबसे पहले ये समझना होगा एमपीसी। एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। लिया। तो मैंने क्या कहा, जब भी बाजार में इन्फ्लेशन होता है ना, जब भी बाजार में इन्फ्लेशन जैसी घटनाएं दिखाई देती है तो आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई की जो एक कमेटी होती है, आरबीआई के द्वारा क्या होती है, इसका गठन किसके द्वारा होता है, आरबीआई के द्वारा इसका गठन किया जाता है। जब भी बाजार में इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, अब इन्फ्लेशन रेट भी मैंने समझा दिया था, हर चीज़ पिछली क्लास से जुड़ी हुई है, बस ये मैंने समझाया हुआ था। ये इस रेट से अगर अधिक हो जाती है इन्फ्लेशन तो आरबीआई के द्वारा गठित की गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्टिव हो जाती है कि जब भी महंगाई बढ़ जाएगी ना, महंगाई बढ़ने के कारण मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एकदम एक्टिव हो जाती है। हालांकि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी है किसकी, सरकार की, क्योंकि महंगाई के कारण आप देखते हैं सरकारें गिर जाती है। सरकार की तरफ से जो सरकार का बैंक है, आपने सुना और पढ़ा, ये है आरबीआई इज द बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। बैंकों का बैंक तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट का भी बैंक है। तो सरकार की तरफ से आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन करती है, और वो कमेटी क्या करती है, वो कमेटी मुद्रास्फीति के लिए एक मौद्रिक नीति तैयार करती है। और मौद्रिक नीति जब वो तैयार कर रही है, कौन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब तैयार कर रही है, उसके माध्यम से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। देखो ये लगभग 2016 के आसपास देखने को मिलती है जो एमपीसी है ना, एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति समिति, ठीक है। ये जो मौद्रिक नीति समिति है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स इसमें होते हैं, और 6 मेंबर में 3 मेंबर्स आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ध्यान रहे, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से स्टेटमेंट में, ठीक। 3 आरबीआई से, 3 गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है। 3 मेंबर चुनती है, ठीक है। जैसे आरबीआई की तरफ से आती है, जैसे एक तो इसका हेड जो होता है ना, वो होता है आरबीआई का गवर्नर। या मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आई डू नॉट हैव स्पेस, आई डो नॉट हैव एनफ स्पेस टू राइट डाउन एवरीथिंग, वट एवर I am telling you by orally form. You should be very able to write these things also in your notebook, है ना। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है, आरबीआई में पढ़ेंगे अभी, डो नॉट वरी। आरबीआई का गवर्नर होता है, वो इसका
हेड होता है। हेड यानी कि चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर। और इसका डेप्यूटी गवर्नर कौन होता है? आरबीआई का वाइस चेयरमैन। यानी कि कुल मिलाकर बोलूँ मैं ना, वाइस चेयरमैन क्या कौन होगा? वाइस चेयरमैन होगा आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर। एक होता है सीनियर मोस्ट ऑफिसर, ये भी आरबीआई की तरफ से होता है। यानी कि वाइस, देखो कौन कौन होते हैं आरबीआई की तरफ से। सबसे पहला चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और ये जो मैंने लिखा सीनियर मोस्ट ऑफिसर। ये तीन जो अधिकारी हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई की तरफ से होते हैं। और सरकार अपने अनुसार क्या करती है, फिर सरकार की ओर से वित्त मंत्री तो होंगे आपको पता है, और दो अन्य सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भी जोड़ा जाता है इसमें, है ना, सरकार की तरफ से। लेकिन यह है कि सरकार के व्यक्ति भी इसमें होंगे, और साथ में किसके साथ में अपने आरबीआई भी क्या करती है, अपने मेंबर्स को इसमें इलेक्ट करती है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? समझ आ गई तो बढ़िया है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी जब होती है ना, जो दो तरह की होती है। एक होती है एक्सपेंशनरी, यानी कि जिसको विस्तारवादी कहते हैं, हिंदी में लिखे तो विस्तारवादी। दूसरी होती है संकुचनकारी। अब अगर इसको सिंपल भाषा में याद रखना है ना, एक होती है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है ढीली लूज वाली। देखो जब भी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो विस्तारवादी नीति अपनाती है, तो इसका मतलब क्या है, वो बाजार में पैसों की तरलता को बढ़ाती है, लेकिन यहाँ घटाती है। जब संकुचनकारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है तो बाजार में पैसों की तरलता कम हो जाती है। इसको समझाता हूँ मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से। ठीक, मान लो आप अपने पापा के पास एक दिन गए और उनसे आपने पैसे लिए। पापा ने आपको पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, और आपने मान लो पहले पैसे किसके लिए मांगे? आपने मांगे पढ़ाई के लिए। पापा जी मुझे ये चाहिए, मुझे नोट्स लाने हैं, मुझे कॉपीज़ लानी है, पेन लाने हैं, मतलब पढ़ाई से संबंधित सामान लाने हैं। पापा पढ़ाई के साथ आपकी कभी भी समझौता नहीं करते हैं। ठीक, तो पापा क्या करेंगे? पैसे अधिक दे देंगे। होगा ऐसा कि नहीं होगा? एकदम से पैसे दे देंगे। भाई पढ़ाई पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, पढ़ाई के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। आपके पापा क्या करेंगे? आपको पैसे अधिक दे देंगे। तो मतलब पापा ने विस्तारवादी नीति फॉलो की। पापा ने क्या की? विस्तार का मतलब उसने विस्तार पूर्वक चीज़ों को लिया। आपको पैसे खुले दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जेब में पैसे बढ़े। ये तो मैं बोल रहा हूँ, आपकी जेब में पैसे क्या हुए? बढ़े। लेकिन मान लो आपने शॉपिंग करने के लिए, आपको पिछले हफ्ते ही शॉपिंग करवाई है आपके पापा ने, लेकिन आप फिर से जाए कमीज़ लेने, बाइक लेने, कुछ लेने, आपके पापा डंडे से पीटेंगे आपको। और डंडे से पीटने के बाद आपको थोड़े बहुत पैसे देंगे। मतलब जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जब आपको कस देते हैं आपके पापा, तब आपके पास पैसे नहीं आते हैं। ठीक, यानी कि जब आपके फादर, आपके पिताजी क्या करते हैं? आपको कस देते हैं, टाइट कर देते हैं आपको, तो तब आपको पैसे कम मिलते हैं, और पैसे कम मिलने के कारण फिर वो संकुचनकारी होगी। विस्तारवादी मौद्रिक नीति वह नीति होती है जब आरबीआई बाजार में मुद्रा की तरलता को बढ़ा देती है। अब बढ़ाएगी कैसे? इसको हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं ना, इसको इसके आगे, क्योंकि अब अभी मैं उनका नाम बताऊंगा तो शायद गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि उसको कल पढ़ेंगे हम, है ना। उन चीज़ों को हम कल पढ़ने जा रहे हैं, या हो सकता है कुछ को आज भी पढ़ लें। संकुचनकारी का मतलब होता है
टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जब आरबीआई पैसों की तरलता को कम कर देती है। तरलता कम कैसे करेगी? जैसे उदाहरण के लिए आपने ब्याज ब्याज शब्द सुना है आपने, ब्याज, इंटरेस्ट रेट। मान लो, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। मान लो आप हैं एक साहूकार, क्या आप साहूकार हैं, यानी कि आप दूसरों को ब्याज देते हैं, जिसको सूदखोर भी कहते हैं ना। और वैदिक काल से बताएंगे, वैदिक काल में भी बैकनाट शब्द आता है इनके लिए, सूदखोरों के लिए बैकनाट। तो साहूकार है और ये है कल्लू, ठीक, शरारती तत्व है कल्लू, ठीक। कल्लू है, कल्लू क्या करता है, कुछ पैसे आपसे उधार मांगने आ गया। पैसे क्या मांगे उसने? उधार। अब जब पैसे मान लो उसने उधार मांगे, आपने इसको ब्याज दिया, ब्याज क्या पूरा पैसे दिए। मान लो उसने आपसे 1,000 रुपये मांगा और आपने इसको ब्याज बोला 10% के हिसाब से, ठीक, 10% के हिसाब से। अब जब 1 साल बाद ये आएगा तो इसको 1,100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अब हुआ क्या, अब आपके पास पैसों की तंगी होने लगी। पैसों की तंगी होने के कारण जब दूसरी बार कल्लू पैसे मांगने आता है तो आपने उसको 20% के हिसाब से ब्याज दिया। तो अब आपको 1,200 रुपये रिटर्न करने हैं। मुझे बताइए, जब आप 10% के हिसाब से ले रहे थे, या 10% भी छोड़ो, अगर आप 5% के हिसाब से ले रहे हैं उसी साहूकार से, आपको देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कितने? 1,050 रुपये 1 साल बाद। तो मुझे ये बताइए, जब 5% ब्याज मिल रहा होगा, इस ब्याज पर आपको पैसे मिल रहे होंगे, तो आपके पास पैसे अधिक आएंगे या कम आएंगे? आप उससे पैसे अधिक लेंगे ना अपनी ज़रूरत के अनुसार। लेकिन जब 20% के हिसाब से आपको ब्याज देना होगा तो आप पैसे ही कम लोगे भाई, क्योंकि आपको ब्याज ही अधिक चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा। तो आरबीआई भी कुछ ऐसा ही करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। आरबीआई, अब आप जानते हैं कि आरबीआई, क्या हम मनुष्य, क्या कोई भी व्यक्ति आरबीआई से पैसा उधार ले सकता है? मुझे बताओ कि क्या आरबीआई से हम पैसे उधार ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हम केवल उधार ले सकते हैं बैंकों से, प्रमुख रूप से। और बैंक लेते हैं उधार किससे? आरबीआई से। ऐसे में आरबीआई के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाएगी उनका प्रभाव बैंकों पर पड़ेगा, और बैंकों पर पड़ा हुआ प्रभाव हम आम लोगों पर पड़ेगा। होगा सही नहीं होगा? अब मान लो, जिस दर पर बैंक क्या करते हैं, जिस दर पर, ये मोटा हो गया है ना, पेन मोटा हो गया, जिस दर पर बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं। आरबीआई ने क्या किया, अपने ब्याज दरों को बढ़ा दिया। ब्याज दरों को बढ़ा दिया तो मतलब ब्याज दर उसने बढ़ा दी है। ब्याज दर में वृद्धि के कारण क्या हुआ, ब्याज दर उसने बढ़ा दी है। ब्याज दर में वृद्धि का मतलब ये हुआ कि बैंक क्या करेंगे, बैंक उधार कम लेंगे। और उधार कम क्यों लिया? क्योंकि आपकी ही तरह, जब मैंने कल्लू का एग्जांपल दिया था, वो पैसे नहीं चुका पाएगा इतना। जब बैंक उधार कम लेगा तो ये लोगों को क्या देगा, ऋण भी कम देगा। मतलब ये हुई कौन सी नीति, संकुचनकारी, जिसमें आरबीआई क्या करे, जब आरबीआई अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दे और बाजार में इसके कारण पैसा कम आएगा कि नहीं आएगा। अब दूसरी स्थिति मान लो, अब आपको एक चीज़ समझ आ गई, जब आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ा दिया, ब्याज दर बढ़ाने के कारण बैंकों ने भी लोन कम लिया, ऋण कम लिया, और बैंकों ने ऋण कम लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है लोगों की जेब में भी पैसे कम जाएंगे। लेकिन दूसरी स्थिति ये मानो कि आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने खुली नीति अपनाई, जाओ भाई खुला जितना खर्चा करना है। आरबीआई ने कहा कि भाई आप 5% के हिसाब से मुझे ब्याज दो। कितने % के हिसाब से? 5% के हिसाब से हम आपको ब्याज दे रहे हैं। पहले दे रहा था 10% के हिसाब से, लेकिन अब आरबीआई बैंकों को क्या कर रही है, बैंक्स को
5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दे रही है। अब बैंक क्या करेंगे, पहले की तुलना में ज़्यादा उधार लेंगे, अधिक उधार लेंगे। और जब अधिक उधार लेंगे इसका मतलब क्या है, बैंकों के पास पैसा आ जाएगा अधिक। अब बैंक क्या करेगा, अब बैंक क्या करेगा, यहाँ उसको 5% के हिसाब से मिला, मान लो बैंक देगा 8% के अनुसार। पहले क्या हो रहा था, बैंक को खुद ब्याज दर 10% मिल रही थी, और 10% जब मिल रही थी तो 12% के हिसाब से लोगों को प्रोवाइड कर रही थी, क्योंकि बैंक को भी अपना फ़ायदा निकालना है, बैंक को भी प्रॉफिट कमाना है। और वो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जब वो थोड़ा, आप समझ रहे हैं चीज़ों को ना, जब उसको 10% के हिसाब से आरबीआई ने ही लोन दिया, ऋण दिया, वो 12% के हिसाब से आपको दे रहा है ना, 2% निकाल रहा है। यहाँ पर उसने क्या किया, आरबीआई ने ही उसको 5% के हिसाब से दिया, अब वो हमें उधार दे रहा है 8% के हिसाब से, मतलब अब उसको फ़ायदा हो रहा है। पहले हमें 12% के हिसाब से लोन मिलता था, अब हम 8% के हिसाब से लोन ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग अधिक लोन लेंगे, होगा सही नहीं होगा। जब अधिक लोन लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अधिक लोन लेने के कारण लोगों की जेब में पैसा बढ़ जाएगा, जिसके कारण मुद्रा की तरलता बढ़ जाएगी, यानी कि लिक्विडिटी ऑफ मनी विल इंक्रीज बाय द टाइम। तो यही होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जो मुद्रा के प्रवाह को बाजार में नियंत्रित करती है, इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। दो तरह से है, एक तो एक्सपेंशनरी है, एक तो कॉन्ट्रैक्शनरी है। यानी कि जब मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाएगा, देखो आपने एक बात याद रखनी, जब ब्याज दर क्या होती है, जब भी ब्याज दर कम होगी तो मुद्रा की तरलता अधिक होगी, यानी कि मुद्रा की जो तरलता है, जो लिक्विडिटी ऑफ मनी है, वो बढ़ जाएगी। और यही सेम क्वेश्चन आई थिंक शायद यूपीएससी के 2014 प्री आईएएस में पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, डरना नहीं है आपने कि इकोनॉमिक्स टफ है। इकोनॉमिक्स नॉट टफ, बट मेन थिंग दैट वी शुड फॉलो इज कि हमें बेसिक्स अच्छे से पढ़ना है। और यही क्वेश्चन सच में पूछा गया था, यानी कि उन्होंने पूछा कि आरबीआई अगर अपनी ब्याज दरों को कम कर दे तो निम्नलिखित में से क्या संभावित परिणाम दिखाई पड़ सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन ये भी था कि मुद्रा की तरलता बढ़ जाएगी, सही बात है, क्योंकि ब्याज दर ही कम होगी। मैंने आपको पीछे अभी एग्जांपल दे दिया। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसी लेक्चर को आपने 3 बार देखना है कम से कम, क्योंकि मैं बहुत ही ध्यान मगन होकर चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। आपको 3 बार चीज़ों को और देखना है, फिर आपको शायद समझ आ जाए, है ना। क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता ना, कई बार भटके होते हैं, दिमाग भटका नहीं कई बार, क्योंकि कई बार दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, फैमिली प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसके कारण वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन पर्टिकुलर थिंग, जिस कारण फोकस नहीं कर पाते। और ड्यू टू द लैक ऑफ फोकस वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज गोइंग टू टीच टू अस। तो इसलिए क्या करना है, 3-4 बार देखना है, फिर समझ आएगी। क्या आपको समझ आएगा किस तरह से चीज़ें होती है। अब जरा हम देखते हैं कि इस मुद्रास्फीति के माध्यम से इस क्या बोलते हैं, अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा एक मिनट है, इस मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई किस तरह से हमारी जेब में पैसे को अधिक करती है और किस तरह से हमारी जेब से पैसे निकालती है। उदाहरण के लिए आपकी जेब में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो उन पैसों को भी, पैसे क्यों, उन पैसों के कारण बढ़ जाएगी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। और अगर कीमतें भी डाउन हो जाए ना, वो भी खराब है, दोनों ही स्थितियाँ खराब है, क्योंकि एक समय बाद पूरी देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने शुरू हो जाती है ना। तो इसलिए करना क्या होता है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है, वो 2 तरह से टूल्स का इस्तेमाल करती है। कितने तरह के टूल्स का इस्तेमाल करती है,
दो तरह के, एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स यानी कि मात्रात्मक, दूसरे होते हैं गुणात्मक। बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, गुणात्मक और मात्रात्मक। ये दो मापदंड अपनाए जाते हैं मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, इनडायरेक्टली आरबीआई के द्वारा। उदाहरण के लिए आपकी जेब में पैसे हैं, मैं आपकी जेब से पैसे निकालूंगा, मान लो कैंची के द्वारा, मान लो ऐसे होता है ना, चोर होते हैं, चोर ब्लेड के द्वारा, कैंची के द्वारा, इन उपकरणों के माध्यम से आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। लेकिन आरबीआई क्या करती है? इन दोनों टूल्स के माध्यम से, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टूल्स के माध्यम से आपकी जेब में क्या करती है? आपकी जेब से पैसे निकालने और आपकी जेब में पैसा डालने का काम करती है। इसको आपने याद रखना है ना। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखो चीज़ों का समझना में, अब दोनों टूल्स यूज हो रहे हैं, इन दोनों का प्रयोग कैसे होता है? क्या इन दोनों की, क्योंकि इनका दोनों का प्रयोग अलग अलग है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। जैसे मात्रात्मक उपकरणों का प्रयोग, हम इनके बारे में कल पढ़ेंगे कि कौन कौन से मात्रात्मक उपकरण है। बस अभी हमें इसका बेसिक समझना है, कल से शुरू करेंगे। कल मात्रात्मक हो जाएगा, परसों हमारा ये हो जाएगा, 3 क्लासेस में इसको भी कवर कर लेंगे, है ना। तो मात्रात्मक उपकरण जब क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था के, पूरी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यानी कि एक अर्थव्यवस्था है, इसके किसी एक क्षेत्र या बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति है, यानी कि ये पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में मुद्रास्फीति ने जन्म ले लिया है, महंगाई बढ़ गई है। या अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, इन तीनों ही सेक्टर में क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव टूल्स का प्रयोग किया जाता है। अगर दूसरी बात की जाए गुणात्मक, जब मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन किसी सेक्टर के सब सेक्टर में आई हुई हो, उदाहरण के लिए एक सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर जिसका नाम है इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर मान लो एक सब सेक्टर क्या है? ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ बन रही है, ठीक। इस ऑटोमोबाइल में और में नहीं है, इस ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में ही मुद्रास्फीति आई हुई है। यानी कि गुणात्मक उपकरण का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी सेक्टर, अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र के उप क्षेत्र में महंगाई आई होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने दिया, सेकेंडरी सेक्टर है एक इंडस्ट्री, तो इस सेकेंडरी सेक्टर में भी एक सब सेक्टर मान लो ऑटोमोबाइल है। तो ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों के संदर्भ में, मान लो आप स्कूटर खरीदना चाह रहे हैं, आप बाइक खरीदना चाह रहे हैं, तो वो आपको महंगा पड़ रहा है। महंगा क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसमें महंगाई है, इस एक ही क्षेत्र में महंगाई है। जब इस एक ही क्षेत्र की महंगाई को कम करना है तो गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग करने का पड़ेगा। लेकिन जब मुद्रास्फीति एक बड़े पैमाने पर आई हो, अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े क्षेत्र में आई हुई हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें क्वांटिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको समझ आया कि दोनों क्या है? इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका पता क्या है? क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा, दूसरा है क्वालिटेटिव, ठीक है। उदाहरण के लिए जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं, वहाँ पर संख्या अपने आप घटना शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए आपने सुना भी होगा एग्जाम्पल कि क्लास में जितने कम बच्चे हो उतनी ही क्वालिटेटिव एजुकेशन होती है, मतलब मात्रा की बात नहीं की जाती, और यहाँ मात्रा की बात की जा रही है। क्वांटिटी यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में, जब अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े क्षेत्र में जब इन्फ्लेशन आ जाती है, तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जिस प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा क्वांटिटेटिव। लेकिन किसी अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में, उदाहरण के लिए मैंने दिया ना, मान लो इसको भी छोड़ो, आप उदाहरण लो, मान लो सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर के अंतर्गत भी मान लो किस में महंगाई बढ़ गई है, मान लो ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ गई है, आना जाना किराया बहुत ज़्यादा हो गया है, केवल इसी में ही है महंगाई है सर्विस सेक्टर के अंदर।
तो किसी एक क्षेत्र की मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अब क्या किया जाएगा, क्वालिटेटिव गुणात्मक उपकरण का उपयोग किया जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? क्वालिटेटिव टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा अपनाए गए वे टूल्स होते हैं जब किसी अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र के उप क्षेत्र में महंगाई आ जाती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री के अंदर हम देखेंगे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में मान लो मुद्रास्फीति है, तो उस एक क्षेत्र की मुद्रास्फीति को कम करने के लिए क्वालिटेटिव टूल्स और बहुत बड़ी मात्रा में जब मुद्रास्फीति होगी उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए we will use quantitative tools. These kind of tools are often followed by monetary policy committee while we have inflation in a large unit, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे। और कल की क्लास में बहुत अच्छा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पता क्या देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखने जा रहे हैं, आपको इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और है क्या कुछ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और शायद इतना ही है। हाँ ये चीज़ें हैं। हाँ एक रह गया ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये 4-5 चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5-6 चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। इनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वांटिटेटिव इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक रेट, MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि जब भी इनका प्रयोग होगा, इसका मतलब क्या है कि एक अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े क्षेत्र में या बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, मुद्रास्फीति आई हुई है, इसलिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लेक्चर को देखने के लिए। अपने पेशेंस को यहाँ तक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पेशेंस बनाए रखा और यहाँ तक अपनी चीज़ों को देखा, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसे ही चीज़ें के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लोगों में शेयर करें, और हम व्यवहारिक एग्जाम्पल से आपकी एजुकेशन को बहुत हद तक आसान बनाने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।